हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर बायोलॉजी, और उसमें से हम पढ़ रहे थे पादप और जंतुओं में जो रोग होते हैं उन रोगों के साथ साथ आज हम और भी आगे जो रोग हैं और उनके जो उपचार हैं उनसे संबंधित कंटेंट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मेरा विश्वास है कि आपने इसके पहले वाले वीडियो देख लिए होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लें आप। तो देखिए, जो मलेरिया है ये किससे संबंधित है? मलेरिया संबंधित है रक्त कोशिकाओं से। और फाइलेरिया लसिका ग्रंथि ये प्रभावित करने वाले अंग हैं जिनसे जो प्रभावित होता है। इसके बाद अगर हम इंसेफेलाइटिस की देखें यानी मस्तिष्क शोध की देखें तो ये किससे है? मस्तिष्क से। मतलब कि ये बीमारी इंसेफेलाइटिस जो होती है वो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से अगर हम ल्यूकेमिया को देखें या फिर श्वेत रक्तता को देखें तो ये बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा से संबंधित है। अस्थि मज्जा हमारे जो बोन होती हैं उसके अंदर एक लिक्विड होता है एक प्रकार से, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। यहाँ पर कोशिका जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उनका निर्माण यहाँ पर होता है। पुनः देखिए, हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करनी है। पहले इधर व्याधि दी गई है और यहाँ इसका कारण, मतलब कि यहाँ रोग, और दूसरा यहाँ पर उसका होने का कारण क्या है। तो मेरास्मस, ये मेरास्मस जो है ये क्यों होता है? ये दीर्घकालीन उपवास से होता है। दीर्घकालीन उपवास अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, और प्रोटीन की जब कमी होती है तो ये रोग वहाँ पर हो जाता है। क्वासियोरकर ये भी जो होता है ये प्रोटीन की अल्पता के कारण होता है। क्वासियोरकर। टीबी जो होता है ये जीवाणु से संबंधित रोग है, अर्थात टीबी यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किससे होगा? हमें टीबी जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणुओं के संक्रमण से होता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न हो जाता है उसे हम कहते हैं मैरास्मस। अभी हमने ऊपर भी बात की कि प्रोटीन की यदि कमी हो जाती है तो मैरास्मस रोग हो जाता है। पुनः देखिए, हम मिलान करना है यहाँ पर। तो प्लेग चूहा, देखिए यहाँ पर जो प्लेग होता है वो चूहे में पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। तो अगर चूहे ज़्यादा मात्रा में हैं तो प्लेग होने की संभावना पक्का होगी। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ता या फिर भेड़िया या फिर इसी तरह के जो जंगली जीव होते हैं उनमें, उनकी लार में जो रेबीज का जो है विषाणु वो पाया जाता है। टेपवर्म यानी कि फीताकृमि कहते हैं, तो टेपवर्म सुअर में पाया जाता है। और पोलियो जो है वो विषाणु के कारण होता है। गोलकृमि निमोटोड से होने वाला जो रोग है वो है फाइलेरिया, यानी कि गोलकृमि जो है वो फाइलेरिया का कारक बनता है। सुमेलित करना है पुनः। तो देखिए, जो वायु द्वारा फैल सकता है वो क्या है? टीबी। तो टीबी वायु द्वारा संक्रमित हो सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति को टीबी है और वो खांसता है तो उसका जो विषाणु है, उसका जो जीवाणु है, जीवाणु से होता है चूंकि ये, तो वो एक व्यक्ति से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। पानी द्वारा जो फैलता है वो है कालरा या हैजा। संपर्क में आने से फैलता है सिफिलिस। और घाव के द्वारा फैलता है टेटनस। घाव के द्वारा का मतलब ये है कि अगर कहीं पर घाव लग जाता है किसी को और वहाँ पर अगर धूल मिट्टी से किसी तरह से अगर टेटनस का अगर संक्रमण हो रहा है तो उसी घाव से हो सकता है वो। पुनः हमें मिलान करना है। तो देखिए, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। तपेदिक किससे? जीवाणु से होता है। और दाद कवक से होता है। एड्स विषाणु से होता है। और गंजापन भी यहाँ पर देखिए कवक से होता है। तो इस प्रकार से इनको सुमेलित करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसकी ट्रिक की वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट में। सही सुमेलित हैं वर्णांधता, हीमोफीलिया और दांत्र कोशिका अरक्तता। ये कैसे रोग हैं? अनुवांशिक रोग हैं। मतलब कि ये अगर माता पिता को हैं तो ये उनकी संतानों को हो सकते हैं। निम्नलिखित रोगों पर विचार करना है और इसके बाद बताना है कि उपर्युक्त में भारत में उन्मूलन हो चुका है। तो भारत में किसका उन्मूलन हो चुका है हमें बताना है। ऑप्शन 1 है डिप्थीरिया, ऑप्शन 2 है छोटी माता मतलब चिकन पॉक्स, और ऑप्शन तीसरे में है यहाँ पर चेचक या स्मॉल पॉक्स। तो चेचक या स्मॉल पॉक्स का भारत में उन्मूलन हो चुका है, वो यहाँ भारत से खत्म हो चुका है। इसी प्रकार से अन्य जो रोग हैं उनके खत्म करने के लिए हम प्रयासरत हैं।
पुनः देखिए हमें मिलान करना है। तो प्लेग पिस्सुओं को काटने से होता है, और प्लेग के जो पिस्सू हैं वो किस में पाए जाते हैं? चूहों में पाए जाते हैं। फाइलेरिया ये जो है ये मच्छरों के काटने से होता है। इसके बाद बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, या फिर विटामिन B1 की कमी से होता है। टाइफाइड जो रोग है वो आंतों को प्रभावित करता है। आंतों के अंदर इसका इन्फेक्शन एक प्रकार से हो जाता है, ये कह सकते हैं कि आंतों के अंदर छाले पड़ जाते हैं, वो होता है टाइफाइड। निमोनिया, निमोनिया से प्रभावित होने वाले जो अंग हैं फेफड़े। जब निमोनिया किसी को होता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अबिंदुकता एक बीमारी है जो कि आंखों से संबंधित है, मतलब कि वो आंखों की बीमारी है। मायोपिया ये भी किस में होता है? आंखों में होता है, नेत्र में होता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किससे? अवतल लेंस से। मतलब कि यदि दूर दृष्टि दोष सही करना है तो हमें उत्तल लेंस चाहिए, और यदि निकट दृष्टि दोष हमें ठीक करना है तो हमें अवतल लेंस चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस उपयोगी है। दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो अगर किसी को दृष्टि दोष मायोपिया है तो वो नजदीक रखी हुई वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। दूर दृष्टि से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको कठिनाई होती है पास की वस्तु देखने में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि दूर दृष्टि दोष है तो मतलब कि पास की वस्तु जो रखी हैं उसको देखने में उसको दिक्कत होगी, ठीक है। और यदि निकट दृष्टि दोष है तो उसको क्या होगा कि दूर की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम होगी। तो जहां देखिए निकट है वहां उनको दूर की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, जहां दूर है तो वहां निकट की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। इस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आंख का वह भाग जिसमें अंध बिंदु या पीत बिंदु पाया जाता है वो क्या होता है? दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाया जाता है। रेटिना अपवृद्धि है। रेटिना अपवृद्धि है किससे? अग्र मस्तिष्क पश्च की। तो ये एक प्रकार से रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्च की। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्योगों या उद्योगों में परिवर्तित होती हैं। कहाँ से? अपक्षय, अक्षपट, रेटिना। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अक्षपट या रेटिना से जो मनुष्य में पड़ने वाली जो आंख में जो पड़ने वाली तरंगें हैं वो उद्योगित होती हैं। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसको मोतिया बिंदु हो गया है। और मोतिया बिंदु कब होता है? जब हमारे जो आंख का जो लेंस होता है उसमें जब ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन जमा हो जाती है तो वो व्हाइट व्हाइट दिखाई देने लगता है और वो फिर अपारदर्शी हो जाता है, जिसे ही हम कह देते हैं मोतिया बिंदु का होना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, ये किसकी है? ये है क्लोरेमफेनिकॉल। तो क्लोरेमफेनिकॉल की जो औषधि है वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। यहाँ पर पुनः हमें सुमेलित करना है। तो एट्रोपिन जो संबंधित है वो तारा विस्फारण से संबंधित है। ईथर संबंधित है स्थानीय संज्ञान हरण से। नाइट्रोग्लिसरीन हृदय की तकलीफ से संबंधित है। और यहाँ पर पायरेथ्रियन जो है वो मच्छर नियंत्रण से संबंधित है। मतलब कि पायरेथ्रियन से क्या होगा? मच्छरों का नियंत्रण होगा। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलाइट के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो क्या है? एट्रोपिन। इसका मतलब कि आँख की जो पुतली होती है उसको अगर फैलाना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्या है? एट्रोपिन। निद्रा रोग नामक जो बीमारी होती है ये किससे संबंधित है? तो ये देखिए कैसे संबंधित है। ये ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से, मतलब कि ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव होता है, इसी से निद्रा नाम की बीमारी होती है। निद्रा रोग इससे होता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर में या थोड़ी देर के बाद श्वास बाधित हो जाती है उनकी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और उसको ये रोग है स्लीप एपनिया, तो स्लीप एपनिया अगर किसी को रोग है तो क्या होगा कि सोते समय उसकी सांस बंद हो जाती है, श्वसन बंद हो जाता है, जिससे कि उसकी मृत्यु के खतरे बढ़ जाते हैं। एड्स का संचार होता है
किस सॉरी किससे किससे होता है, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं। देखिए, तो एड्स के संचार के लिए लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से, मच्छरों और अन्य रक्त सूचक कीटकों से काटने से, और इसके बाद अपरा के संपर्क से। तो यहाँ पर देखिए, ये लैंगिक संभोग से होता है, और यहाँ पर रक्ताधान मतलब कि रक्त का अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तब भी हो सकता है, और यहाँ पर ये अपरा के संपर्क से हो सकता है। तो इन 1, 2 और 4 से यहाँ पर हो सकता है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है मच्छरों के काटने से। इसका मतलब ये है कि मच्छरों के काटने से इस रोग का कोई संबंध नहीं है। हालांकि अगर रक्तादान कर रहे हैं तो उससे भी इसके फैलने की संभावना होती है। इसके साथ साथ अगर संक्रमित सुई है तो उससे भी HIV एड्स होने का खतरा होता है। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो ये एक मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है और ये अवस्था हैं, तो उनमें से हमें ये बताना है कि एड्स के लक्षण इनमें से ये कौन कौन से प्रदर्शित करते हैं। पहला इसमें लक्षण है सूजे हुए लसीका पर्व, तो ये बात यहाँ पर सही है। दूसरा देखिए, रात में पसीना आना। अगर रात में पसीना आता है, देखिए रात में पसीना आने का ये मतलब है कि जैसे गर्मियों में तो सबको रात में पसीना आएगा ना, लेकिन जब मतलब कि उसके विपरीत स्थितियां हो, मान लीजिए कि ठंडी का मौसम है लेकिन रात में पसीना आ रहा है ना, वो मतलब कि नेचुरल अगर प्रक्रिया नहीं है उस हिसाब से। और स्मृति का लोप, अगर किसी की बुद्धि का लोप हो जाता है, स्मृति का मतलब याददाश्त उसकी गुम हो रही है, और वजन का घटना, तो ये सारी जो कारक हो सकते हैं ये एड्स रोग के हो सकते हैं, ये लक्षण हैं उसके। यहाँ पर देखिए कथन और कारक दिए हुए हैं। कथन कह रहा है कि एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, और यहाँ पर कारक है कि एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों सही हैं, और यहाँ पर जो ये इसका कारक है वो कथन को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, उसकी विवेचना कर रहा है। क्योंकि देखिए जो एड्स है वो रोग खतरनाक इसीलिए है क्योंकि वो सीधे सीधे मनुष्य की रक्षा प्रणाली में मतलब कि प्रहार करता है, जिससे उसकी रक्षा प्रणाली खत्म हो जाती है। और रक्षा प्रणाली का मतलब है कि टी लिम्फोसाइट्स का नष्ट हो जाना। तो टी लिम्फोसाइट जो कि रोग से प्रतिरोधक की क्षमता हमें देती है, अगर वो नष्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मनुष्य को कोई भी बीमारी बहुत जल्दी जल्दी पकड़ने लगेगी। तो इसीलिए ये एड्स रोग जो है ये थोड़ा सा खतरनाक है। HIV द्वारा होने वाला जो रोग है वो क्या है, एड्स। तो HIV इसका वायरस है और एड्स इसका रोग का नाम है। एड्स का कारण है वायरस, मतलब कि एड्स कैसे होता है, वायरस के कारण होता है। एड्स विषाणु में होता है क्या, RNA प्लस प्रोटीन। क्योंकि देखिए जो विषाणु होते हैं वो मोस्टली RNA के बने होते हैं, ठीक है। तो RNA जो है ये उनका मुख्य कहें कि सोर्स है किनका, विषाणुओं का। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो विषाणु का, मतलब कि एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है वो उदाहरण है किसका, उदाहरण है वो रेट्रो विषाणु का। तो ये एक टाइप है ना, रेट्रो विषाणु के मतलब रेट्रो विषाणु की प्रजाति का एक प्रकार से। यहाँ पर देखिए 3 बीमारियों के नाम दिए गए हैं, और फिर हमें बताना है कि उपर्युक्त बीमारियों में से वह जो टैटू बनवाने के दौरान हो सकती है वो कौन कौन सी है। देखिए इसमें से दिया गया है चिकनगुनिया, यकृत शोथ, और दिया गया है HIV एड्स। तो यहाँ पर देखिए यकृत शोथ और ये HIV एड्स ये व्यक्ति को टैटू बनवाते समय हो सकती है, क्योंकि टैटू में जो सुई एक दूसरे व्यक्ति को यूज की जाती है वही किसी दूसरे को यूज की जाती है। तो इसलिए यकृत शोथ और ये एड्स बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर चिकनगुनिया तो आप जानते हैं कि मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही होंगे। वह प्रभेद जो भारत में प्रभावी है, क्या प्रभावी है, HIV 1C। ये देखिए 1C इसका टाइप है, तो HIV का एक टाइप है 1C जो कि भारत में प्रभावी है, मतलब भारत के लोगों में इस टाइप के विषाणु का प्रभाव है। मतलब कि एड्स संक्षिप्त रूप है किसका, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV 3 की खोज किसने की, तो एड्स का जो वायरस है HTLV इसकी खोज की थी
रॉबर्ट गेलो ने। तो रॉबर्ट गेलो जो वैज्ञानिक था, इसने खोज की थी। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है वो कौन सी है? वो है जीडोवुडिन। तो जीडोवुडिन जो दवा है ये एड्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग की गई दवा है। एलिजा टेस्ट, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एलिजा। ये किसके परीक्षण के लिए? ये परीक्षण होता है एड्स का। तो एड्स के परीक्षण के लिए एलिजा टेस्ट अपनाया जाता है। बायोलॉजिकल रेफरेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। किसका उपचार करते हैं? इससे घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरुकीय प्राणियों के शरीर के जोड़ों का। मतलब ये कि अगर रिफरेंसिंग अगर की जा रही है, बायोलॉजिकल रिफरेंसिंग की जा रही है, जो कि एक शल्य तकनीक है, तो इससे हम लोगों के घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, मतलब कि जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं उनके दर्द को हम वहाँ पर दूर कर सकते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस ये किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। सूरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से अलग रखना चाहिए। ये सहायता करेगा किसमें? जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन में। तो जो चूंकि जापानी इंसेफेलाइटिस का जो विषाणु है वो सूअरों में पाया जाता है, तो सूअरों को मानव के संपर्क से दूर रखना चाहिए, उनकी बस्ती से दूर रखना चाहिए। शरीर में लोहे की कमी से जो होता है रोग उसे रक्त क्षीणता, ये एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया मतलब कि रक्त में अगर लोहे की कमी है तो उसे एनीमिया कहते हैं। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता या एनीमिया कहलाता है। वह रोग जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है वो है खसरा। मतलब कि खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स लेके ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा की बीमारी होती है वायरस से, ठीक है, तो इसलिए ये एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं होती है। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है यकृत प्रभावित होता है और यकृत का शोषण रोग हो जाता है। अब देखिए, अभी पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अगर शराब पीता है तो उस शराब के निरावेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यकृत। तो यकृत अगर जिम्मेदार है तो यकृत को ज़्यादा अगर काम करना पड़ रहा है, उसको निरावेशित करना पड़ रहा है, तो उसमें एक रोग हो जाता है यकृत का शोषण रोग। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? ये तंबाकू गुटखा। मतलब कि ओरल सबम्यूकस अगर कोई को बीमारी हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो बीमारी किससे संबंधित है? तंबाकू और गुटखा खाने से। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है क्या? यकृत। तो पीलिया से जो प्रभावित होने वाला अंग है मनुष्य का वो यकृत है। मम्स, कालरा, तपेदिक तथा पीलिया में से सबसे कम संक्रमित है कौन सा? पीलिया। मतलब कि पीलिया का जो संक्रमण है वो साधारण नहीं होता, एक व्यक्ति को है तो उसी को बना रहेगा, लेकिन दूसरी चीज़ें जैसे मम्स है, कालरा है, तपेदिक है, ये चीज़ें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाती हैं आसानी से। कवक का कारण है त्वचा के रोग जो होते हैं वो अधिकांशतः किससे होते हैं? कवक से होते हैं। तो त्वचा का प्रदाह रोग जो है वो कवक से संबंधित है। प्रत्युर्जता, वर्णांधता, एड्स तथा गंजापन में से कवक से संबंधित बीमारी कौन सी है? गंजापन से। इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई थी, खुद खाए गंदा। तो यहाँ पर तो ये जो गंदा था, जैसे खु मतलब खुजली है ना, द मतलब दाद है ना, खुद खाए है ना, खाज है ना, तो ये खुजली खाज, और यहाँ पर गंदा का मतलब ये था कि गंजापन। तो इस प्रकार से ये एक इसकी ट्रिक बनाई गई थी, तो इसको आप देख सकते हैं। संक्रामक बीमारी है, यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे एड्स है ना, छोटी माता है, गर्ल्स हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए जो एड्स है ये संक्रामक तो है, लेकिन ये जल्दी से संक्रामित नहीं होता है। ये तभी संक्रामित होता है जब मान लीजिए सेक्सुअल रिलेशन अगर बनाए गए, या फिर मान लीजिए रक्तदान किया गया, या फिर अगर एक व्यक्ति को सुई लगाई गई है और वही सुई को दोबारा यूज कर लिया गया है और पहला व्यक्ति संक्रमित था, तो इन वजहों से ये होता है। और इसका साधारण साथ में रहने से व्यक्ति से, या उसके साथ खाना खाने, रहने, लेटने, इससे ये संक्रमित नहीं होते हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष
वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। इसका कारण क्या है? ये उसका कारण है उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो जो वर्णांधता होती है, वर्णांधता में क्या है कि जैसे जो ग्रीन कलर है और रेड कलर है, इसमें व्यक्ति को पहचान नहीं समझ में आती है कि ग्रीन कौन सा है और रेड कौन सा है, तो इसे वर्णांधता कहते हैं। और वर्णांधता मनुष्यों में यानी कि पुरुषों में ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इनमें से एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं तो उसमें से जो 23वां जोड़ा होता है, तो मनुष्य में एक्स वाई पाया जाता है, तो यहाँ पर एक ही एक्स पाया जाता है, लेकिन स्त्रियों में एक्स एक्स पाया जाता है। तो इसलिए वर्णांधता किसमें? पुरुषों में अधिक होती है। कथन यहाँ पे दिया गया है, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा होता है, और कारण दिया है मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों सही हैं, और दोनों एक दूसरे मतलब कि कारण जो है वो कथन पर आधारित भी है, क्योंकि ये चेचक जो होता है विषाणु से होता है, और चूंकि ये एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, इसलिए मरीज का जो बिस्तर है वो अलग रखना चाहिए। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? ये है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसमें? पुत्रियों के पुत्रों में। अब देखिए जैसे एक व्यक्ति है और वो मान लीजिए कि वर्णांधता से संक्रमित है, उसने एक बिना वर्णांध महिला से शादी किया, इसके बाद में अगर यहाँ पर इनसे संतानें उत्पन्न होती हैं, तो इनकी जो लड़कियां होंगी, इन लड़कियों के लड़कों में वो जो रोग है वो प्रदर्शित होगा। क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि ये जो वर्णांध रोग है ये पुरुषों में ज़्यादा दिखाई देता है, तो इन लड़कियों में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन इनके जो बच्चे होंगे उनमें से जो लड़के हैं उन पे ये दिखाई देने की संभावना ज़्यादा रहेगी, पुत्रियों के पुत्रों में। अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में जिस कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है वो ये है कि पुत्र वर्णांध होगा और पुत्री वर्णांध नहीं होगी। वही चीज कि देखिए अगर यहाँ पर वो रोग जो है वो पुरुषों को इफेक्ट ज्यादा करता है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत जो बीमारी है वो मुर्गियों से संबंधित है। मुर्गियों को रिकेट्स रोग किससे होगा? विटामिन डी की कमी से, और सेम चीज यही मनुष्यों में भी होती है। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के अंतर व्यवहार से। मतलब ये कि किसी व्यक्ति के अगर जो दंत क्षय हो रहे हैं उसका जो कारण है वो एक तो जीवाणु है, दूसरा उसका जो कार्बोहाइड्रेट है जो हम भोजन करते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसके खाद्य कणों के मध्य में अंतर व्यवहार मतलब रिएक्शन यदि कुछ होता है तो उनके दंत क्षय होने का कारक वो बन सकता है। दंत क्षय का कारक बैक्टीरियल संक्रमण, मतलब कि बैक्टीरियल संक्रमण जो है वो दंत क्षय का कारण हो सकता है। छिछले हैंड पंप से पानी पीने वाले लोगों को संभावना है किसकी? हैजा, टाइफाइड तथा कामला से पीड़ित होने की। इसका मतलब ये है कि अगर दूषित जल पीते हैं तो हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। चेचक, मलेरिया, हैजा एवं तपेदिक में से जल जनित रोग कौन सा है? तो जल जनित हैजा है। तो हैजा जो बीमारी है वो जल से संक्रमित हो जाती है, यानी कि दूषित जल से हो जाती है। टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण हैं जलजन्य रोग के, ये जल से हो जाते हैं। टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया तथा हैजा रोगों में से वह जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है वो है हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस के संक्रमण से होता है। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संक्रमित बीमारी या संचारित जो रोग हैं वो कौन से हैं? मलेरिया, तीव्रवाहिका और शिस्टोसोमोरुग्णता। तो इस प्रकार से ये रोग हो जाते हैं किससे? अगर पेयजल की शुद्धता नहीं है और इसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा गंदगी है। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? ये टीबी के लिए या फिर यक्ष्मा के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका
नवजात शिशुओं को लगाना चाहिए कब? जन्म के तुरंत बाद। तो जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका बच्चों को लगा दिया जाता है, जिससे कि वो आगे टीबी से लड़ सकें। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है गुर्दों को, तो जो हमारी गुर्दे हैं वो प्रभावित हो जाते हैं ब्राइट्स रोग से। फुफ्फुस धूलिमयता, देखिए फुफ्फुस धूलिमयता से वे श्रमिक ग्रसित होते हैं जो कोयले के खानों में काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, धूलि मतलब धूल, धूलिमयता का मतलब उनमें धूलि का पहुंचना। तो अगर कोयले की खानों में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको ये रोग हो जाता है, क्योंकि वो अपने श्वसन से वो कालिख को अपने अंदर काफी मात्रा में ले जाता है। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है, जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है रक्त में असामान्य शर्करा का सांद्रण। तो उसने कोई ऐसा इंजेक्शन लगा लिया है जिससे उसके अंदर में जो ब्लड में जो शर्करा है वो क्या हो गई है कि सांद्रित हो गई है, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर देखिए कुछ बीमारियां दिए हैं और फिर ये बताना है कि दुधारू पशुओं की उपर्युक्त बीमारियों से संक्रमित होते हैं या संक्रमणशील जो हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। पहला दिया है इसमें फुट एवं माउथ रोग। फुट एवं माउथ डिसीज जो है ये बिल्कुल जानवरों में होती है। इसके बाद एंथ्रेक्स ये भी होता है, ब्लैक क्वार्टर ये भी होता है और काउपॉक्स ये भी होता है। तो ये जो चारों बीमारियां हैं ये किसमें? पशुओं में होने वाली बीमारियां हैं। मैड काउ रोग का कारक क्या है? प्रायांश। तो प्रायांश जो कारक है वो मैड काउ रोग का है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु। तो फुट एंड माउथ जो डिजीज है ये विषाणु के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। फुट और माउथ रोग मुख्यतः पाया जाता है किसमें? मवेशी, भेड़, सुअर, बकरियां। तो कोई भी जैसे गाय, भैंस ये सब जानवर हैं, इन सब में फुट और माउथ रोग हो सकता है। वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाली जिस बीमारी को चिन्हित किया गया था जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पशु मरे थे, उसका नाम क्या है? रिंडर पेस्ट। तो रिंडर पेस्ट से काफ़ी जानवर मरे थे। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है किससे? जीवाणुओं द्वारा। तो कुष्ठ रोग किससे होता है? जीवाणुओं से होता है। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, किसका? हीमोग्लोबिन का। इसका मतलब अगर थैलेसीमिया है तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि शरीर उसका संश्लेषण कम कर दे रहा है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है किसको? ब्लड को, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तभी तो थैलेसीमिया है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है किसमें? कैंसर नियंत्रण के लिए। तो कैंसर नियंत्रण के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2003 में जब लिएंडर पेस्ट एक मस्तिष्क की समस्या से प्रभावित हो गए थे तो उन्हें टेनिस खेलने से रोक दिया गया था, या टेनिस के खेलने के लिए उन्हें रोकना पड़ा था। तो उनमें समस्या की थी, उसमें ये समस्या थी एक सिस्ट। तो एक सिस्ट की वजह से उनके ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई थी। आंत्र ज्वर का कारण क्या है? जीवाणु। मतलब कि आंत्र ज्वर अगर हो रहा है तो जीवाणु उसका कारक है। वह बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल की प्रधानता के रूप में पाया जाता है वो क्या है? गठिया। मतलब कि गठिया रोग अगर किसी को हो रहा है इसका मतलब ये है कि उसके ब्लड में यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। मधुमेह, पोलियो, काली खांसी तथा चेचक में से वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है मधुमेह। मतलब कि देखिए इसमें पोलियो, काली खांसी और चेचक इनके लिए तो टीके लगाए जा सकते हैं, वैक्सीनेशन किया जा सकता है, लेकिन मधुमेह जो होता है मतलब कि शुगर की बीमारी होती है उसके लिए कोई टीका नहीं लगाया जा सकता है। और उसको हालांकि इंसुलिन के माध्यम से बाहर से इंसुलिन देते हैं तो उससे उसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं और फिर कहा गया है कि उपर्युक्त में से कौन से मधुमेह से संबंधित हैं जो प्राणों का एक समान रोग है। मतलब कि प्राणों को
समानतः जो हो जाता है वो क्या है इन चारों में से। तो देखिए यहाँ पर है रक्त में शर्करा का उच्च स्तर हो जाना, ये बात यहाँ पर सही है क्योंकि वृद्धावस्था में मोस्टली शुगर की बीमारी होने लगती है, तो ये पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा कथन रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, ये यहाँ पर सही नहीं है, है ना, शर्करा का निम्न स्तर नहीं, शर्करा ज़्यादा हो जाती है उसमें। और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, ये भी बात सही है क्योंकि शर्करा बढ़ने का कारण ही है कि इंसुलिन का कम होना। जब इंसुलिन कम हो जाएगी तो शर्करा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसुलिन शर्करा को क्या करती है, कंट्रोल करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। अगला यहाँ पर दिया है कि रक्त में इंसुलिन की मात्रा का अधिक होना, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि अगर रक्त में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर शर्करा ज़्यादा होगी ही नहीं। तो 1 और 3 यहाँ पर सही होगा, जो कि प्राणों को हो जाता है, मतलब कि उनको शुगर जल्दी हो जाता है। वह अंग जिसकी कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है अग्नाशय। अग्नाशय ही देखिए क्या करता है कि इंसुलिन चूंकि उत्पन्न करता है अग्नाशय, तो अग्नाशय यदि डैमेज हो रहा है तो इंसुलिन उत्पन्न नहीं करेगा और इससे क्या होगा, मधुमेह रोग होगा। मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं मेथी दाना। मतलब कि हमारी जो मेथी होती है, इस मेथी दाना का यदि सेवन किया जाए, खाया जाए, तो ये जो डायबिटीज है उसके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता, देखिए करी पत्ता आप जानते होंगे मसालों में भी यूज होता है ये, तो करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए ये कई अरब डॉलर की कमाने की क्षमता रखता है। वह रोग जिसके इलाज में इसका प्रयोग किया जा सकता है वो कौन सा है, मधुमेह। मतलब कि करी पत्ता का जो प्रयोग है वो मधुमेह रोग में दूर करने में किया जा सकता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ.जी. बेंटिंग ने। तो एफ.जी. बेंटिंग ने इस इंसुलिन का आविष्कार किया था। CUT मतलब कि कॉपर टी का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? देखिए कॉपर टी क्या है कि बर्थ को नियंत्रण करने के लिए एक बहुत ही कारगर उपकरण है जो महिलाओं को लगाया जाता है, जिससे कि मतलब कि प्रजनन ना हो। तो ये इसका जो एक दुष्प्रभाव है वो है रक्तस्राव। महिलाओं को इससे रक्तस्राव होने लगता है अगर उसका सही प्रयोग नहीं किया गया है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होता है और इससे प्रभावित अंग हैं कौन सा, फुफ्फुस, फेफड़े। तो एम्फाइसीमा एक रोग है जो कि प्रदूषण से होगा और इससे प्रभावित अंग कौन से होंगे, फेफड़े होंगे। यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं और फिर बताना है कि हृदयघात में उपर्युक्त का सही क्रम क्या है। मतलब कि हृदयघात अगर किसी को है या होना है तो उसका क्रम क्या होगा सही। तो इसमें देखिए जो इसका सही क्रम होगा वो ये होगा कि तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को होना शुरू होगा हृदयघात तो पहले क्या होगा कि उसके जो तंतु हैं अंदर उनके ऊतकों में चकत्ते बनेंगे छोटे छोटे, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल उनमें क्या होगा, धीरे धीरे जमा होना शुरू होगा। फिर इसके बाद में क्या होगा कि हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। जब ये चकत्ते जमेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वही चकत्तों के माध्यम से रक्त में या रक्त की धमनियों में थोड़े थोड़े थक्के जाके जमा होने लगेंगे। इसके बाद क्या होगा, फिर वाहिकाओं की जो आंतरिक द्वार है वो संकीर्ण हो जाएगी और फिर इसके बाद में जब संकीर्ण हो जाएगी तो रक्त और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा वहाँ पर नहीं पहुँचेगी और व्यक्ति को क्या हो जाएगा कि हृदयघात हो जाएगा। मतलब ये है साधारण सा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये एक शरीर में ब्लड पहुँचाने वाली नली है और यहाँ पर हमारे जो ऊतक हैं, ये ऊतक अगर चकत्ते रूप में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को अगर जमा करेंगे और यही कोलेस्ट्रॉल फिर आएगा इधर और इधर मान लीजिए ये इस तरह से जमा होने लगा, ये जमा होने लगा, तो यहाँ पर देखिए ये ब्लड के जाने की जो सर्कुलेशन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। जैसे ये कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन का उतना मात्रा में मिलना कम हो जाएगा और इससे हृदयघात हो जाएगा। एस्पिरिन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ये है यहाँ पर देखिए,
यह न्यूरोलॉजिकल मतलब तंत्रिकीय रूप से सक्रिय दवा है और यह दर्द में राहत पहुंचाता है तथा ये खून के थक्के नहीं जमने देता है। तो इस प्रकार से जो एस्पिरिन दवा है ये ब्लड को कह रहे हैं कि संतुलित करने के लिए, उसको द्रवित बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसको अभी इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे हम पढ़ाएंगे और इसके साथ साथ में बाकी के वीडियो भी आप देखें और मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।